एनसीपी में हुई टूट फूट को लेकर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने मरकज और बीजेपी पर हमला बोला। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ऑपोजिशन की एकता से घबराकर महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़ा गया है। महबूबा मुफ्ती ने मरकज पर ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का इल्जाम भी लगाया। इसके अलावा उन्होंने यूसीसी को लेकर भी मोदी हुकूमत पर सवाल खड़े किए। देखिए, जो अपोजिशन की यूनिटी है उसी से घबरा के जो कुछ तोड़फोड़ हो रही है, ये तो उसी से घबरा के हो रही है। क्योंकि अपोजिशन अगर खाली बीजेपी का मुकाबला करना हो तो अपोजिशन इट इज 60 वर्सेस 64 वर्सेस 36%। अगर आप वोट देखते हैं अपोजिशन के पास 64% है या 63% है और बीजेपी के पास, एनडीए के पास 37% है। इट इज नॉट अपोजिशन वर्सेस बीजेपी, इट्स अपोजिशन वर्सेस ईडी, सीबीआई और जितनी भी एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स की दूसरी एजेंसीज हैं, जिसको बार बार कहते हैं कि हमने करप्शन हटा रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा करप्शन अगर कोई जमात किसी 75 साल की हिस्ट्री में अगर कोई सबसे ज्यादा करप्ट जमात है इस वक्त, तो वो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, जो पैसा दे के, डरा के, धमका के। पहले तकरीर हुई एक जगह, वहां लीडर साहब ने कहा कि अभी एनसीपी सबसे ज्यादा करप्ट जमात है। देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है और जिस तरह से मोदी जी के 9 साल बेमिसाल रहे, जिस तरह से उन्होंने गवर्नमेंट की, और उससे जो अपोजिशन पार्टीज है, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो जम्मू कश्मीर में है, वहां दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है। जिस तरह से आपने चाहे महाराष्ट्र देखिए या जम्मू कश्मीर में देखिए, पीपुल्स पार्टी आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट के अब महज एक एनजीओ की हैसियत उसकी रही है। और ये वाजिब है कि पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट और जिस तरह से मोदी जी ने गवर्नमेंट की है, जिस तरह से आम लोग प्रभावित हुए, उस तरह से जो पॉलिटिकल लीडर्स है, जिन पॉलिटिकल लीडर्स के पास सोच समझ है, जो ये समझ रहे हैं कि जो पिछले 70 साल में और आज के 9 सालों में फर्क है, वो नेचुरली और वाजिब है कि वो दूसरी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को। हमारे एडिटर इनपुट मनोज कौल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, खुलकर ही महबूबा मुफ्ती पहले भी मरकजी सरकार को और बीजेपी को निशाना बनाती ही आ रही है, उनकी तरफ से हमेशा इस तरह के बयान आते रहे हैं, लेकिन इस बार जो है और भी ज्यादा उन्होंने ओपनली और एलिगेशंस लगाए हैं बीजेपी पर कि करप्ट है, एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है ताकि ओपोजिशन को तोड़ा जा सके। इस तरह के इल्जाम जो है महबूबा मुफ्ती ने लगाए हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि महबूबा मुफ्ती अगर यूं कहें कि रोज़ अव्वल से ही बीजेपी के खिलाफ बोल रही हैं। जब से उनका इत्तेहाद टूट गया था जम्मू कश्मीर के अंदर, जब बीजेपी ने उनसे सपोर्ट वापस लिया था, उसके बाद से लगातार महबूबा मुफ्ती बीजेपी को निशाना बना रही है, तनकीद कर रही हैं उन पर। और आज भी उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से अजीत पवार एनसीपी से अलग होकर दूसरी सरकार में शामिल हो गए, तो उनका ये कहना था कि जो बीजेपी है, बीजेपी डरा धमका कर बाकी जो पार्टियां हैं उनमें फूट डालती है और उसके बाद उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी ने उसका एक पलटवार किया है महबूबा मुफ्ती पर, जिसमें बीजेपी के लीडरों ने ये कहा है कि महबूबा मुफ्ती जिस तरह से ये सब चीज़ें कह रही हैं, उसका साफ मतलब ये है कि वो नरेंद्र मोदी के जो 9 साल हैं, जिसमें उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट के काम किए हैं मुल्क भर के अंदर और उसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, तो उससे बौखला गई हैं अपोजिशन पार्टियां। महबूबा मुफ्ती का ये भी कहना था कि जो बीजेपी जिस तरह से जो अपोजिशन की जो मीटिंग हुई थी, उनसे ये सवाल पूछा गया था कि जब जो अपोजिशन की जो मीटिंग्स हैं उसका क्या असर पड़ सकता है, और उनका यही कहना था कि बीजेपी उससे घबरा गई है, इसीलिए वो कोशिश करती है कि जो अपोजिशन की पार्टीज हैं उनमें फूट डालें और उनमें से जो लीडर हैं उनको दूसरी जमातों में या अपने साथ जो उनकी हलीफ जमातें होती हैं उनमें शामिल करें। तो साथ ही उन्होंने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी उन्होंने इस तरह से ये कह सकते हैं कि उसकी नुक्ताचीनी की, उसके मुखालिफत की। उनका ये साफ कहना था कि आखिर बीजेपी चाहती क्या है, इसमें क्या कौन सी यूनिफॉर्मिटी आ सकती है। उन्होंने ये सवाल पूछा कि अगर यूनिफॉर्मिटी की वो बात करते हैं तो क्या इससे औरतों के जो हुकूक हैं क्या मर्दों के बराबर किए जाएंगे, अगर ऐसा है तो फिर ये ठीक हो सकता है। लेकिन उन्होंने साथ में यही कहा कि जो जिस तरह से बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि
अपोजिशन की जमातें जो हैं, अपोजिशन की जमातों को किस तरह से जेर किया जाए, किस तरह से उनमें फूट डाली जाए, उस आगे बढ़ाया जाए। तो महबूबा मुफ्ती का एक साफ संकेत ये था कि अपोजिशन जो है, जिस तरह की कोशिशें कौमी सतह पर की जा रही हैं, उन्होंने ये कहा कि जो 63% वोट जो है वो अपोजिशन जमातों के पास है, जबकि एनडीए के पास उससे बहुत कम वोट है। उसका मतलब उनका ये कहना था कि अपोजिशन ज्यादा मजबूत है। अब वो अपोजिशन कितनी मजबूत है, मनोज, जब हम अपोजिशन की, जब महबूबा मुफ्ती बात करती हैं और वोट परसेंटेज की बात करती है कि कौन कितना परसेंटेज वोट का कैरी करता है, तो वो अपोजिशन के इत्तेहाद की बात वहां पर करें कि अगर टोटल में हम बात करें कि अपोजिशन पार्टियां कितना वोट गैदर कर सकती है, लेकिन बात फिर वहीं आकर रहती है कि क्या कश्मीर में जो इत्तेहाद की कोशिश की गई थी वो रहेगा, उसकी क्या सूरत हाल है, उस पर भी महबूबा मुफ्ती कितना नजर रखती है और क्या समझती है उस बारे में, वो भी जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल मुनज़्ज़ा, ये बिल्कुल एक मुनासिब सवाल बनता था और मैंने महबूबा मुफ्ती से ये पूछा था कि आप और उमर अब्दुल्ला जो साबिक वज़ीर आला हैं, जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप दोनों ने पटना में अपोजिशन इत्तेहाद की जो मीटिंग थी उसमें शमूलियत जाहिर की थी। तो एक तरफ से ये कोशिशें आपकी जारी हैं कि लगातार जो अपोजिशन, जैसा कि आप कहते हैं कि अपोजिशन एक बहुत बड़ा फोर्स है, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक साथ पार्लियामेंट्री चुनाव लड़ सकते हैं? तो उस पर उन्होंने बिल्कुल कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उनका सिर्फ ये कहना था कि वो अपनी पार्टी के जो उनके जो वर्कर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनसे बात करेंगे, उसके बाद वो इसका फैसला करेंगे। हालांकि आज एक और हमारे जो वहां सहाफी साथी थे, उन्होंने दोबारा ये सवाल पूछा था, तो तब भी उन्होंने ये कहा था कि ये जो फैसले हैं ये आपके सामने हम नहीं कर पाएंगे। यानी जहां वो एक तरफ कौमी सतह पर मुफाहमत की बात करते हैं अपोजिशन इत्तेहाद के साथ या अपोजिशन पार्टियों के साथ, वहीं अब भी वो यहाँ जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जब पार्लियामेंट्री चुनाव आने वाले हैं और चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी मुखालिफत कर रहे हैं बीजेपी की, और ये कोशिशें की जा रही हैं। वो जो साफ संकेत उन्होंने आज ये दिए हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ सारे सफवारा हो जाएंगे। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, कहीं पेच जरूर फंसा हुआ है, जिसकी वजह से महबूबा मुफ्ती आज खुलकर हमारे सवाल का ये जवाब नहीं दे पाई कि आया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ या जो बाकी अपोजिशन पार्टीज हैं उनके साथ मिलकर पार्लियामानी चुनाव लड़ेंगी, बीजेपी का मुकाबला करेंगी या नहीं। अभी मनोज, वहां पर जो है असल फिर कंफ्यूजन भी सामने आता है और लोगों के लिए भी ये काफी ज्यादा अटपटा हो जाता है कि जहां पर आप इतना ऑपोजिशन की ताकत की बात कर रही हैं और आप एकजुट होने की, इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर जब बात आती है असल में, जब मुकाबला करने की बात होती है इकट्ठे, तब जो है फिर इस तरह के कहीं ना कहीं मनमुटाव आपस में इनके या फिर जो भी राइवलरीज है वो खुल के सामने आ जाती है। अब ऐसे में अगर बात करें, अब जिस तरह से ये पूरा माहौल बना हुआ है और जो लगातार एक चुनावी माहौल भी बना हुआ है जम्मू कश्मीर में, उसके पस मंजर में कैसे इस सबको देखा जाए? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने मुनज़्ज़ा कि जिस तरह से जो मैंने कहा कि जब मैंने महबूबा मुफ्ती से ये सवाल पूछा था कि जब आप अपोजिशन की मीटिंग में हिस्सा लेते हैं, दोनों पार्टी के बड़े लीडर हैं, महबूबा मुफ्ती पीडीपी की सदर हैं, साबिक वज़ीर आला रह चुकी हैं, उमर अब्दुल्ला साबिक वज़ीर आला रह चुके हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जब ये दोनों उस मीटिंग में जाते हैं और ये कहते हैं कि अपोजिशन इत्तेहाद बहुत जरूरी है बीजेपी को हटाने के लिए या बीजेपी के साथ मुकाबला करने के लिए, लेकिन जब उनकी अपनी बारी आती है, जब जम्मू कश्मीर में इत्तेहाद की बारी आती है, उस पर वो अभी कुछ भी अपने पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है। यानी साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं अब भी दोनों पार्टीज के बीच में, या यूं कहें कि जो अपोजिशन पार्टीज यहां हैं, जो बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं, वो अभी एक पेज पर नहीं है। यानी वो अब भी ये चाहती हैं कि जो उनकी पार्टी का जो अपना जो इंडिविजुअल जो मकसद है या उनकी पार्टी के इंडिविजुअल जो मफादात हैं, उन्हें किसी तरह का जक ना पहुंचे, लगातार उनकी कोशिशें यही हैं। वही आज बिल्कुल साफ महबूबा मुफ्ती के इस सवाल के जवाब में जब ये पूछा गया कि क्या आप अपोजिशन के साथ एक मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा करेंगे या कोई अलायंस करेंगे, तो उनका ये कहना कि अभी इस बारे में वो अपने पार्टी लीडरों के साथ बातचीत करेंगे, तो जाहिर है कि वो अभी भी कोई, हम ये कह सकते क्लैरिटी नहीं है, अभी भी ऐसा कुछ सामने नहीं आ सकता है, ऐसा कोई इशारा नहीं मिलता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या कुछ और जो बाकी जो अपोजिशन जमाते हैं वो पार्लियामेंट चुनाव में एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं।
बिल्कुल मनोज, एक क्लैरिटी होनी चाहिए इन लीडरों में भी, ताकि अवाम जो है वो भी क्लियरली देख सके कि किस पार्टी का आखिर मंसूबा क्या है। कि बातें तो हो रही हैं कि ओपोजिशन मजबूत है, लेकिन एक क्लैरिटी के साथ ही सामने आए। बहरहाल जो इल्जाम लगाया है महबूबा मुफ्ती ने, काफी संगीन इल्जाम बीजेपी के कि किस तरह से पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है पार्टियों को, ओपोजिशन को तोड़ने में, वो और उसका जवाब भी जो है बीजेपी की तरफ से भी आया हुआ है। अब आने वाले चुनाव में कितने ये दावे, जो बुलंदबांग दावे किए जा रहे हैं महबूबा मुफ्ती की तरफ से, उन पर कितने वो खुद ही अमल करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। मनोज, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन की देखरेख में अमरनाथ यात्रा अच्छे तरीके से चल रही है। बालतल और नुनवन बेस कैंप से हर दिन हजारों तीर्थयात्री पवित्र गुफा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यात्रा के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और इस बीच अमरनाथ यात्रियों का चौथा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कश्मीर के लिए रवाना हुए। इस जत्थे में 4758 तीर्थयात्री शामिल है। बता दें कि अब तक हजारों तीर्थयात्री अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। चंद्रां प्रवासां स्थाजुनन्ते स्वयं लोके देवदत्तमसीमहि पशूनां रोगमन्त्रे स्वाहा आभुरामोर्विदने विदने मरारे स्वाहा एषान्नसेनतमयि क्षणमे क्षणमेव पूजिता विधिमानकृता कुर्वन् सदा वदनन्दाक्षायणाय रक्षणं सदा नीकासा। उधर सख्त सिक्योरिटी के बीच छड़ी मुबारक पहलगाम पहुंच गई है। महंत दीपेंद्र गिरी की देखरेख में छड़ी मुबारक पहलगाम पहुंच गई है। झंडा फहराने के बाद पहलगाम में भूमि पूजन किया गया। विशेष पूजा महंत दीपेंद्र गिरी की देखरेख में हुई। हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी पहलगाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, छड़ी मुबारक पहलगाम पहुंच गई है, मजीद तफसीलात हमें बताएं। जी बिल्कुल, आज सुबह दशनामी अखाड़े श्रीनगर से जो छड़ी मुबारक निकल गई महंत दीपेंद्र गिरी की क़यादत में, तो पहलगाम पहुंचने पर खासा इस्तकबाल हुआ छड़ी मुबारक का और उसके बाद जो है ध्वजा आवरण किया गया और उसके बाद भूमि पूजन की गई। और भूमि पूजन में जो मकामी कश्मीरी पंडित है उनकी खासी तादाद मौजूद रही और इस हवाले से जो है पूरी पूजा संपन्न होने के बाद अब जो छड़ी मुबारक है वो मटन के सूर्य मंदिर में पहुंच गई है, जहां पर दोनों छड़ियों का जो शिव और शक्ति के प्रतीक मानी जाती है उनका मुकद्दस स्नान किया जाएगा। उसके बाद वहां पर भी एक खुसूसी पूजा की जाएगी महंत दीपेंद्र गिरी की क़यादत में और उसके बाद ये छड़ी जो है खुसूसी पूजा जब मटन में होगी तो उसके बाद ये वापस दशनामी अखाड़ा श्रीनगर जाएगी। और इस हवाले से जब हमने महंत दीपेंद्र गिरी से बात की तो उन्होंने ये कहा कि जो इस बार के इंतजामात हैं तो काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि अभी उन्होंने यात्रा नहीं की तो यात्रा में पूरा वो जायजा ले सकते हैं, लेकिन अभी तक जो फीडबैक मिला है यात्रियों की जानिब से तो उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इंतजामात अच्छे किए गए हैं, जो सुविधाएं यात्रियों को दी गई है तो वो भी अच्छी है, जिसकी वजह से यात्रियों की यात्रा जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही है। और उन्होंने इस हवाले से जो है पूरा ब्यूरो जो बताया, जो पूरी प्लानिंग है पूरी यात्रा की, कहना था कि इस बार श्रावण मास है वो 2 बार आता है और इस वजह से 2 श्रावण मास के दरमियान ये इस साल की यात्रा है वो जारी रहेगी और लास्ट में जो श्रावण पूर्णमासी के दिन आखिरी दर्शन होंगे, जो 62 दिनों के बाद ये यात्रा है उस वक्त वो संपन्न होगी आखिरी दर्शन के साथ उधर मुकद्दस गुफा में। जी मनोज, बिल्कुल बिल्कुल। और ये बता दें कि वहां पर मौसम के क्या हाल है, क्या इस वक्त जो है इस मौसम की वजह से तैयारियों में कुछ मजीद इंतजामिया को तैयारियों की जरूरत पड़ सकती है क्या, क्योंकि अबरालूद जो है मौसम लग रहा है इस वक्त पहलगाम का मुदस्सिर, तो ऐसे में यात्रियों को कोई तकलीफ ना हो, क्या इंतजामात हैं? बिल्कुल, हम आपको एक व्यू दिखाना चाहेंगे जो अभी पहाड़ों का है। ये हिमालयी पहाड़ है जो आप देख सकते हैं कि इस तरह से बादल जो हैं उस पर मंडरा रहे हैं इन पहाड़ों पर। और लेकिन 1 जुलाई से जो ये यात्रा शुरू हुई तो उस का हवाला देते हुए अगर हम ये कहेंगे कि आज तक जो मौसम है काफी सुहाना और काफी दिलकश रहा और जिसकी वजह से यात्रियों को कोई भी खासी तकलीफ नहीं उठानी पड़ी। और हम ये कह सकते हैं कि अभी जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से जो अभी अलर्ट मिला है या फिर हम कह सकते हैं जो प्रेडिक्शन हासिल हुई है तो उसके मुताबिक कहीं कहीं रेनफॉल है वो हो सकता है और यात्रियों के लिए ऑलरेडी जो है एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि वो गर्म
साथ लेके यात्रा के लिए चले, पहले ही वो एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और इसके अलावा अगर हम कहेंगे कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स है वो जगह जगह पर कायम किए गए हैं, जो एनडीआरएफ या फिर एसडीआरएफ की टीमें हैं वो भी जगह जगह पर तैनात है। और इससे हटके जिस तरह से इसकी अब की बार जो है पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस ने माउंटेन रेस्क्यू टीम्स या फिर आर्मी की जो माउंटेन रेस्क्यू टीम्स कायम की गई है तो वो भी जगह जगह पर तैनात की गई है। और इसका मुद्दा मकसद यही है कि अगर मौसम खराब होता है या पिछले साल अगर बदकिस्मती से कोई नेचुरल क्लाइमेटी या कोई इस तरह का वाकया पेश आएगा जो पिछले साल वाकया पेश आया था, तो माउंटेन रेस्क्यू टीम जो है वो शाना बशाना चल रही है यात्रियों की, और वो हमेशा विजिल पे रहते हैं और वो हमेशा तैयार रहते हैं कि यात्रियों की जो है हिफाजत को मुमकिन बनाया जा सके और यात्रियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी मुमकिन बनाया जा सके। और इसके लिए पहले ही इक़दाम उठाए गए हैं, लेकिन ये जरूर है कि यात्रियों को सतर्क रहने की जरूरत होगी, यात्रियों को एहतियात बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि हिली चरेने चाहे बालतल या फिर चंदनवाड़ी से लेकर मुकद्दस गुफा तक की ट्रैक की बात करेंगे, हिली टेरेन है, काफी टफ जो है रास्ते हैं, काफी टेरेन्स है, तो उस वजह से यात्रियों को मुश्किलात पेश आ सकती है अगर मौसम खराब हुआ। तो इस हवाले से यात्रियों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। और गर्म मलबूसात और दूसरा जिस तरह से हमने देखा कि कल भी पुलिस ने लगभग 32 ऐसी यात्रियों की जानें बचाई जो हायर ऑल्टीट्यूड सिकनेस की शिकार हुए थे, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, जो आगे चढ़ाई चढ़ नहीं सके थे, तो उनको वापस बुलाया गया था, उनको रेस्क्यू किया गया और जो चंदनवाड़ी में बेस हॉस्पिटल है, डीआरडीओ का बेस हॉस्पिटल, वहां उनको मुंतकिल किया गया। और इसी तरह से आर्मी ने भी, माउंटेन रेस्क्यू टीम ने भी खासा एक किरदार अदा किया है। और पिछले दिनों में हमने देखा कि कई एक ऐसे मकामात पर, चाहे संगम बालतल की अगर हम बात करेंगे या फिर चंदनवाड़ी की बात करेंगे, तो कुछ एक ऐसे यात्री थे जो बोरू से फर्स्ट एड दिया गया और पूरी बिल्कुल, तो तमाम तर इंतजामात तो पहले से ही सही रखे गए हैं ताकि यात्रियों को कोई भी जो है परेशानी ना हो। ऐसे में जिनको सिकनेस भी हो रही थी या फिर कोई मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत थी, तो वो तमाम तर सहूलियात मेडिसिन उनके लिए अवेलेबल रखी गई है। मुदस्सिर, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। इस वक्त श्रीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। डेटा से जुड़े अपराध मामले में कार्रवाई की गई है। आरोपियों के आवास की तलाशी ली जा रही है। आरोपियों के आवास की तलाशी ली गई है। आपको बता दें, श्रीनगर से बड़ी खबर है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा से छेड़छाड़ का यह पूरा मामला है। डेटा से जुड़े अपराध मामले में कार्रवाई की गई, वहीं आरोपियों के आवास की तलाशी भी ली गई है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा आज के दौर में काफी इंपॉर्टेंस रखता है और डेटा की चोरी और साइबर क्राइम से जुड़े हुए मामले भी बहुत सामने आते हैं। वहीं इस बीच इलेक्ट्रॉनिक डेटा से छेड़छाड़ का यह मामला है, श्रीनगर का मामला है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने इस हवाले से बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है और डेटा से जुड़े अपराध मामले में उन्होंने ये कार्रवाई की है। आरोपियों के आवास की तलाशी ली गई है। अक्सर इलेक्ट्रॉनिक डेटा चोरी होने की वजह से या उससे छेड़छाड़ करने की वजह से लोगों ने कई बार जो है अपने कई पैसे भी गंवाए हैं और इस तरह के कई क्राइम्स हमने देखे होते हुए हैं। जितना ज्यादा जो है नेट बैंकिंग आम होता गया है, उतना ही ज्यादा ऐसे अपराधी जो डेटा की चोरी करते, डेटा से छेड़छाड़ करते, इस तरह के मसाइल भी सामने आते रहे हैं। और इसी हवाले से श्रीनगर में इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग की तरफ से ये कार्रवाई हुई है, जहां पर डेटा से जुड़े अपराध मामले में आरोपियों के आवास की तलाशी ली गई है। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे रईस हमारे साथ जुड़ गए हैं। रईस, तफसीलात बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात करें तो आज यहाँ पे मल्टीपल टीम जो है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के जो यहाँ कहीं मकामत पे जो है वो सर्चेस किए हैं और जो आरोपियों के आवास है उनकी तलाशी ली। और बता दें कि जो सस्पेक्ट है जो एलिजिडली इन्वॉल्व है इन केस FIR नंबर 27/2023 और 28/2023 PS इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है वहाँ पे एक केस दर्ज किया गया था। तो लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरह की सर्च जो है वो पहले भी हुई है और फिलहाल कोई अरेस्ट यहाँ पे नहीं हुआ है। हालांकि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है जिनमें लैपटॉप, कंप्यूटर्स वगैरह उनको सीज किया गया है और उनको ऑन रिकॉर्ड लिया गया है ताकि जो आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, उनको ऑन रिकॉर्ड लिया जाए और आगे इन केसों में जो है
इस मामले में फर्दर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और फिलहाल माना जा रहा है कि सेटिस्फैक्टरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। और जो आज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिनमें लैपटॉप कंप्यूटर्स वगैरह जो यहाँ से सीज किए गए हैं, तो ये और भी जो है वो इसमें जो है वो एविडेंस के तौर पे जो है वो आगे भी इनको इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इस रईस क्या मालूम हो सका है, क्योंकि तलाशी ली गई है आरोपियों के आवास की, तो नेचर ऑफ क्राइम क्या रहा है और क्या डेटा के हवाले से क्या छेड़छाड़ हुई, मजीद इस मुतालिक कोई जानकारी अभी तक मिल पाई हो? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम देखें तो बिल्कुल डेटा से छेड़छाड़ के मुतालिक ही ये जो है ये केस है और यहाँ पे हम लगातार देख रहे हैं। फिलहाल कोई यहाँ पे अरेस्ट जो है वो कोई अरेस्ट नहीं किया गया है। कोई अरेस्ट अभी तक अमल में नहीं लाया गया है, लेकिन कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर के अभी जारी है। रईस, आपका बेहद शुक्रिया। एक और बड़ी खबर शिमला से इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि बल्क ड्रग पार्क को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। कल केंद्र समीक्षा बैठक करने जा रहा है। वजीर इंडस्ट्रीज हर्षवर्धन चौहान ने जानकारी दी है। कहा 2000 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। इक्विटी पार्टनर की तलाश सरकार कर रही है। तो आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, जो कि शिमला से ये बड़ी खबर है। बल्क ड्रग पार्क को लेकर समीक्षा बैठक होने जा रही है। केंद्र कल समीक्षा बैठक करेगा। वजीर इंडस्ट्रीज हर्षवर्धन चौहान ने जानकारी दी है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रणबीर जुड़े हुए हैं। रणबीर, मजीद तफसीलात बताएं। जी मुन्नजा, देखिए ये बड़े प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार के और देश भर में सिर्फ 3 स्थानों पर ही ये बल्क ड्रग पार्क जो है वो बनाए जाने, एक गुजरात में, दूसरा आंध्र प्रदेश में और तीसरा हिमाचल प्रदेश के ऊना के हरोली में ये बनने जा रहा है। तो कल केंद्र सरकार इसको लेकर समीक्षा बैठक करेगी कि आखिर जो इसके निर्माण के लिए जो धनराशि दी गई है, जो 1000 करोड़ रुपए केंद्र की तरफ से आना था, उसमें से 325 करोड़ के आसपास की राशि जो है राज्य सरकार को मिली है, उस पर जो है कितना काम यहाँ पर हुआ है। इसमें भूमि अधिग्रहण को लेकर वो था, लैंड डेवलपमेंट का काम इसमें होना था, इसमें जो है बिजली कैसे लाई जानी है, क्योंकि 120 मेगावाट के आसपास की के करीब की जो है बिजली की जरूरत इसमें रहेगी। कुछ हिस्सा जो है बीबीएमबी से लाया जाएगा, कुछ जो है यहीं पर विकसित किया जाएगा। इस बल्क ड्रग पार्क के निर्माण में अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है, इसको लेकर जो है समीक्षा बैठक कल केंद्र सरकार की तरफ से की जाएगी। और यहां से जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन चौहान, वो वर्चुअली इस बैठक में जुड़ेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण ये प्रोजेक्ट है। और देखिए अभी तक जो जानकारी इसको लेकर निकल कर आई थी कि 1950 करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट है, लेकिन जो लागत इसमें है वो बढ़ जाएगी। ये 2000 से 2400 करोड़ के आसपास इसकी लागत होगी। और बड़ा ड्रग पार्क है, फार्मा सेक्टर में बहुत सारी जो जरूरतें हैं वो इस ड्रग पार्क से जो है वो दूर होंगी। और यहाँ पर न केवल हिमाचल में जो है हजारों की संख्या में लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा, बल्कि राज्य सरकार को भी आय इस पर होगी। और तेज गति से इसका काम चले, इसको लेकर जो है समीक्षा बैठक की गई है। और कुछ जरूरी कंपोनेंट जो है राज्य सरकार को चाहिए, उसको पर भी डिस्कशन की जाएगी। लेकिन सबसे अहम यहाँ पर हो जाता है कि राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपने दम पर इस बल्क ड्रग पार्क को जो है। और रणबीर, इसी हवाले से कहा गया कि इक्विटी पार्टनर की तलाश भी कर रही है सरकार। तो इस मामले से क्या जानकारी, किनको लूप में लिया जा रहा है या किनको एनलिस्ट किया जा रहा हो? जी हाँ, जो इक्विटी पार्टनर की जहां तक बात है, उसकी तलाश अभी जारी है। राज्य सरकार के पास अभी कोई इतना बड़ा निवेशक नहीं आया है कि जो इसमें जो है वो निवेश कर सके, क्योंकि जो इक्विटी इसमें होगी जो वो उसमें जो है 51% के आसपास जो है राज्य सरकार का हिस्सा होगा और 49% उस पार्टनर का होगा। तो पीपीपी मोड पर ही जो है इसे विकसित किया जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार के पास जो है इतना पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति राज्य सरकार की अच्छी नहीं है कि कोई बड़ा निवेश राज्य सरकार इसमें करे। तो ये भी कोशिशें जारी है कि कौन जो है निवेशक इसके लिए आगे आएगा और राज्य सरकार बिल्कुल। तो तलाश जारी है कि इक्विटी पार्टनर कौन होगा और किसके जरिए जो है ये बल्क ड्रग पार्क को लेकर के जो है
आगे की तामीर हो पाएगी। रणबीर, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।